हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस कोरोना टाइम में पढ़ लिया करो, ठीक है। ये नहीं है कि सही चल रहा है पढ़ाई है करो ख़त्म। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की जो स्टडी है वो बहुत हायर एजुकेशन में भी काम आती है। मानोगे नहीं आप, पूरी मास्टर्स एंड पूरी ग्रेजुएशन हमारी 11th 12th पे बेस्ड है। जो बच्चा 12th आसानी से कर लेगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर, उसको ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इन प्रीवियस लेक्चर्स। नाउ वी हैव टू स्टार्टेड रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करनी थी, 2 हमने कर ली। कौन कौन सी कर ली? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ जो हमारी थर्ड आती है वो आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो, डिप्रेशन का मतलब होता है लॉवरिंग, मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है। कोई भी चीज़ हमारी डिक्रीज करे है उसका मतलब होता है डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट, देखो हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई सॉलिड या कोई भी हमारा लिक्विड है, ठीक है, क्योंकि जब हमारा कोई लिक्विड होता है, जब वो फ्रीज होता है तो हमें सॉलिड मिलता है। तो जब कोई लिक्विड और सॉलिड दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा, वो हम क्या दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। वो पॉइंट होता है, ठीक है, द पॉइंट वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ solid and liquid are same, ठीक है। उस पॉइंट पे जो हमारा वेपर प्रेशर है सॉलिड का एज वेल एज ऑफ लिक्विड आर सेम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। या जो हमारा, जब सपोज करो हमने कोई भी क्या लिया है? सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, हमने क्या लिया? प्योर सॉल्वेंट लिया, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। हमने किया था, हमने इसका जो वेपर प्रेशर था, हमने प्योर सॉल्वेंट को हमने फ्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे? इसके वेपर प्रेशर को और कम करेंगे ताकि जो हमने फ्रीजिंग पॉइंट लाना है, एक बात, इसका ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। जब हमारा वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब उसको भी हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। 2 डेफिनेशन आ गई। जब हमारे दोनों का, सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम होता है। सेकेंड वन इज जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं, वो हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हमने लिया प्योर सॉल्वेंट, नीचे से हमने हीट प्रोवाइड करी, इसको वेपर प्रेशर दिया, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वेपर प्रेशर इसका क्या है? ज़्यादा होता है एज प्योर सॉल्वेंट का। हमने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने इसको स्टडी किया था। जैसे ही हमने इसको फ्रीज करना है, हमें क्या करना पड़ेगा? वेपर प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उस वेपर प्रेशर को डिक्रीज़ कर इतना करो कि वो फ्रीज हो जाए, ठीक है। सेकेंड वन क्या आता है? देखो कि हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? सोल्यूट, ठीक है। सोल्यूट ऐड कर दिया किसके अंदर? सॉल्वेंट सिस्टम में सोल्यूट को ऐड कर दिया। अब क्या था, हमने पिछले उसमें पढ़ा था फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कि जैसे ही हम सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो जो वेपर प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। और हमें फ्रीजिंग पॉइंट लाने के लिए वेपर प्रेशर को डिक्रीज़ करना है, लेकिन हमें उसको और कम करना पड़ेगा। तो वेपर प्रेशर को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं जैसे हम उसको जो फ्रीज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने बोला था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर कम होते ही हमें क्या करना है? अब उसका देखो,
सपोज करो जिस स्टेज पे हमारा वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल आया था वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था, उसमें सोल्यूट डाल दिया, वो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। तो अब उस फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए, उसके इक्वल करने के लिए हमें वेपर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, और डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बनेगा, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल आएंगे दोनों। ये तो था हमारा एक्सपेरिमेंटल। अब हम करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सपोज करो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है TF0 और इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो है TF। फॉर इनिशियल हम नॉट यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो इसका, लेट इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कितना मानना हमने इसको, TF0, फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया, TF। चेंज इन ये वेपर प्रेशर नहीं है बेटा, द इनिशियल फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो हम चेंज किसके अंदर निकालें, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TF, ठीक है। डेल्टा का मतलब चेंज, TF का मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो फर्स्ट का ज़्यादा था तो TF0 माइनस TF, फर्स्ट का ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। और एज वी नो TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है, एक और बात, अगर हम यहाँ TF है इसको हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा KF इंटू M। वट इज़ KF हेयर, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या हम कायरोजेनिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर न्यूमेरिकल में हमें दे दिया कायरोजेनिक कांस्टेंट की वैल्यू, कंफ्यूज नहीं होना, वो KF को ही बोलते हैं। अब मोलर कंसंट्रेशन की हमें वैल्यू पता है क्या होती है, W2 बाई M1 डिवाइडेड बाई M2 डिवाइडेड बाई 1000। कहाँ से आया, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट W2 बाय में मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो किलोग्राम आ गया। तो इसको जब हम लिखते हैं तो क्या आता है हमारा, साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हो ना, तो करते रहा करो ताकि मेरे को बार बार रुकना ना पड़े बीच में। तो क्या आएगा हमारा TF KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2, ठीक है। ये आ गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हमें इनके अंदर से कुछ भी वैल्यूज़ दे दी जाएगी, कितने कांस्टेंट हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 हैं, तो 5 में से 4 दिए होंगे, 1 निकालनी होती है, आसानी से निकाल सकते हो, बट यूनिट याद रखनी होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस से लिंक्ड है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, जब हमारे पास देखो
हमारा कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स भी होते हैं प्लस सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल भी होते हैं, सॉल्वेंट की भी। जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल हैं ये तो किस साइज़ के होते हैं, स्मॉल साइज़ के। लेकिन जो हम सोल्यूट ऐड करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लार्ज साइज़ के होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये याद रखना। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है कि द मूवमेंट ऑफ solvent particles from higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane। क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास चाय की छलनी होती है उसके अंदर से जो बड़े पार्टिकल यानी चाय पत्ती है वो नहीं जा सकती नीचे, इसी टाइप से जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, इसलिए उस पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो पास नहीं हो सकते, वो एक छलनी टाइप मेम्ब्रेन होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है वो लिखो, ऑस्मोसिस की द मूवमेंट ऑफ solvent particles from high concentration to low concentration through a semi permeable membrane। ठीक है, जो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक बहुत ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन होती है, थिन फिल्म बोल लो इसको, थिन मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो ही अलाउ करता है जाने के लिए। ठीक है, अब जो हमारी ऑस्मोसिस थी वो तो होगी, अब हमारे पास आता है ऑस्मोसिस के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो पार्टिकल सपोज करो ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल जो हैं वो एंटर कर रहे हैं, तो क्या करेगा, हम इतना मिनिमम इसको सॉल्वेंट पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, यहाँ पे क्या है हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ क्या है लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके ऊपर क्या प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें उसके ऊपर इतना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करो कि जो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल है ना वो इस साइड से इस साइड ना जा सके, वो हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। लिखो द मिनिमम प्रेशर required to stop the movement of solvent particles। ठीक है, उन पार्टिकल को मूव करने की वो परमिशन नहीं देते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। हम इसको डिनोट करते हैं पाई से, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम डिनोट करते हैं पाई से। तो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, ये कंसंट्रेशन होती है हमारी मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमारा जो कंसंट्रेशन पे क्यों डिपेंड कर रहा है, जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ही हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड वन इज़ जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C/T। ठीक है, ये ई नहीं है सी है, C/T। अब हमने क्या हटाना है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आ गया हमारे पास RCT, के नहीं है ये R है, इतना आया R। C क्या हमारा मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम
डिवाइडेड इनटू टेम्परेचर। इस v को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, पाई v इज इक्वल्स टू nRT। तो ये आ गई हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ c को चेंज किया है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पाई v इक्वल्स टू nRT। ठीक है, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, 3 डेफिनेशन इसी के रिगार्डिंग कि ऑस्मोटिक प्रेशर के। देखो, एक होती है हमारी आइसोटोनिक, एक होती है हमारी हाइपरटोनिक, और एक होती है हमारी हाइपोटोनिक। ठीक है, सॉल्यूशंस। अब बात आती है कि ये होते क्या हैं। हमने बात की है ऑस्मोटिक प्रेशर की, ये कहाँ से आ गए। अब देखो, जो हमारा आइसोटोनिक होता है वो सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, वो 2 सॉल्यूशन जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम। 2 सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। उन दोनों को हमने क्या नाम दिया, आइसोटोनिक। ये दोनों चीज़ आपस में लिंक्ड है। ठीक है, ये भी और ये भी। अब मान लो कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उसको डिहाइड्रेशन है, तो क्या चाहिए उसको, सॉल्ट वाटर चाहिए। हम क्या करते हैं, जिसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, उसको हम नमक का पानी देते हैं। ठीक है, उस नमक के पानी की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है अभी कोई हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब जाके उसको ग्लूकोज लगती है, सपोज करो, क्योंकि उस ग्लूकोज के थ्रू वेन्स में जाती है। तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उनके अंदर होता है फ्लूइड। ठीक है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर होता है फ्लूइड, एक लिक्विड होता है। उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी अगर कंसंट्रेशन उस सॉल्ट वाटर की कंसंट्रेशन से मैच कर जाती है तो कोई मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, अब मैंने बताया कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सपोज करो ये 2 बीकर है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो ना तो इससे मूवमेंट होगी ना इस सॉल्यूशन से मूवमेंट होगी। ठीक है, अब क्या किया कि जो हमने सॉल्ट वाटर उस पेशेंट को दिया और जो उसके जो फ्लूइड है सेल्स के अंदर, दोनों का अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ना तो फ्लूइड से वाटर बाहर जाएगा ना सॉल्ट वाटर से वहाँ पे मूवमेंट होगी। ठीक है, ये नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो सॉल्ट वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन होती है 0.9 mm NaCl सॉल्यूशन होता है हमारा। ठीक है, NaCl ज़रूरी नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन होता है जो वो हमारा 0.9 मोलर का होता है। ठीक है, इक्वल की तो ये बात आ गई। अब दूसरा क्या है, अगर मैंने सपोज करो सॉल्ट वाटर हमने ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, अगर मैंने सॉल्ट वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी तो मूवमेंट कहाँ से होती है, सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो वाटर क्या है, यहाँ सॉल्वेंट है, वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करें क्योंकि उसके अंदर क्या है, नमक सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो वाटर की कंसंट्रेशन किस में होगी, जैसे ही मैं सॉल्ट को ज़्यादा कर दूँगी फ्लूइड में ना, इस फ्लूइड में, अब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ से पानी मूव करना स्टार्ट करेगा इस साइड। ठीक है, अब यहाँ से मूव कर रहे हैं तो जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक, सिकुड़ जाएंगी, काम नहीं चलेगा। दूसरी बात देखो, अगर मैं कर दूँ सॉल्ट वाटर की कंसंट्रेशन 0.9 मोलर से कम, तो क्या होगा, वाटर कहाँ हो गया, यहाँ से आधा, तो ये जो सॉल्ट वाटर है आसानी से फ्लूइड के अंदर मूव कर जाएगा और जो हमारी सेल श्रिंक थी वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपर मीन्स हाई। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन यानी मोर देन 0.9 mm। ठीक है, और हाइपो मतलब कम, लोअर देन 0.9 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 डेफिनेशंस थी इजी सी। तो उसके बाद जो हमारी रह जाते हैं, यहाँ पे आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ख़त्म। ठीक है, ये आपकी थी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस चैप्टर का एक टॉपिक बचता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे और आपको जो फॉर्मूले ये सारी यूनिट के मैं एक तरीके से एक पेज पे लिखवा दूंगी कि सारे फॉर्मूले याद करो ये वाले। ठीक है, आप इत कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,
इतने आप इसको अच्छे से पढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।